चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सेलुलर बैरियर की बात कर रहे थे। तो आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन, कि पैथोजन मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, हम स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। ओके, तो इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर की बात हो चुकी है। तो फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर को मान लीजिए पैथोजन क्रॉस कर गया, चाहे वो टिश्यू रप्चर से क्रॉस कर गया हो, चाहे वो फिर माउथ या नेजल पैसेज या फिर आई से एंट्री कर गया। तो एंट्री करने के बाद जो पैथोजन है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो रिकॉग्नाइज किया जाता है फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा, क्योंकि फैगोसाइटिक सेल्स के पास पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज और बाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो फैगोसाइटिक सेल्स है कौन कौन से? टिश्यू मैक्रोफेजेस, blood monocytes and neutrophils. So these main cells are responsible for phagocytosis. तो phagocytosis क्या है? phagocytosis का मतलब कि ये जो सॉलिड मटेरियल है, यानी कि जो पैथोजन है वो उसको इनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेशन का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है ऑक्सीजन डिपेंडेंट डाइजेशन करे या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट डाइजेशन करे, कुल मिला के एलिमिनेट करते हैं पैथोजन। ओके, ये आवाज किसी में आ रही है, कौन है? चलिए, तो दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स, जो कि उसके जहां पर भी पैथोजन एंट्री करेगा वहां पर पहुंचेंगी सबसे पहले। नाउ नेक्स्ट पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब मोनोसाइट्स है। तो दीज जो मोनोसाइट्स है, दिस इज द शेप ऑफ मोनोसाइट और दिस इज द शेप ऑफ मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स ब्लड में है तो मोनोसाइट्स, और टिश्यूज में है तो मैक्रोफेजेस। अकॉर्डिंग टू द टिश्यूज या ऑर्गन्स where they are present, the macrophages are many types। कि कहां पर उनकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, ब्लड में है तो उनको मोनोसाइट्स कहते हैं, लीवर में है तो दे आर कफर सेल्स, किडनी में है तो दे आर मीजन ग्लियर सेल्स, लंग्स में है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ब्रेन में है माइक्रोग्लियल सेल्स, स्प्लीन या लिम्फ नोड्स में है तो साइनस मैक्रोफेजेस, और पेरिटोनियल कैविटी में है तो इनको कहते हैं सिरोसल मैक्रोफेजेस। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम से प्रेजेंट होते हैं। नाउ न्यूट्रोफिल्स, अभी हम मोनोसाइट्स की बात कर रहे थे। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? क्लियर है स्क्रीन? अभी सर क्लियर है, इसके पहले कुछ ब्लैक। हाँ, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा था तो वो कंप्लीट हो गया तो उसके कारण वो स्क्रीन बंद हो गई। चलिए, तो न्यूट्रोफिल्स, तो मैंने बताया था कि ब्लड में जो अमाउंट है सबसे ज्यादा वो न्यूट्रोफिल्स का होता है। तो मेजर ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं जो फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे पहले अगर पैथोजन आया तो वहां पर अगर कोई पहुंचेगा तो वो पहुंचेंगे न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स के पास कई सारे, खैर वो सभी जितने भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं इनके पास पेरोक्सीडेज या एल्कलाइन या एसिड फास्फेटेज ये सारी चीजें होती हैं जिससे कि वो माइक्रोबियल किलिंग करते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स अभी मैंने बताया था आपको, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास जो न्यूक्लियस होते हैं वो
कई सारे लोब में होते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस आप देख रहे होंगे तो इट इज ए ट्राई लोब स्ट्रक्चर। दिस इज ट्राई लोब न्यूक्लियस। इसके अलावा इओसिनोफिल्स आप देख रहे होंगे तो दिस इज अ बाई लोब स्ट्रक्चर। इसके अलावा बेसोफिल्स दे आल्सो है बाई लोब स्ट्रक्चर। देखिए आप तीनों के स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे तो तीनों को अगर आप देखें तो तीनों की जो सिंथेसिस होती है वो बोन मैरो में होती है। और तीनों है क्या? तीनों है ग्रैनुलोसाइट्स। जब आप ब्लड पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में, तो आप इसको भी पढ़ोगे कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, है ना? पता होना चाहिए आपको, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ग्रैनुलोसाइट्स में जो है वो तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अगर वो न्यूट्रल स्टेन, मतलब कोई स्टेन शो नहीं कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रल स्टेन पे स्टेन हो रहा है। दूसरा, अगर वो एसिडिक स्टेन पे स्टेन हो रहा है तो उनको एसिडोफिल्स कहते हैं। अगर वो बेसिक स्टेन पे स्टेन हो रहा है तो उनको बेसोफिल्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन वो फिर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और उनको ग्रैनुलोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देख रहे होंगे आप कि इनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे देख रहे हैं, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स है, तो इनको ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। लेकिन जो बाकी ए ग्रैनुलोसाइट्स है, एक तो ये मल्टीलोब्ड नहीं होते जो ए ग्रैनुलोसाइट्स है। जो ग्रैनुलोसाइट्स है इनके जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब, ट्राइलोब यानी कि पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होते हैं, जबकि ए ग्रैनुलोसाइट्स के वो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस नहीं होता है, वो सिंगल न्यूक्लियस होता है। दूसरा, ए ग्रैनुलोसाइट को ए ग्रैनुलोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनमें ग्रेन्यूल अब्सेंट्स होते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स और इसके अलावा मोनोसाइट्स, दे बोथ आर पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। बाकी जो लिम्फोसाइट्स है, जैसे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दे आर पार्ट ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये हम सेलुलर बैरियर में हम सेल्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है इन्नेट इम्यूनिटी की। अब जो फैगोसाइटोटिक सेल्स है कैसे फैगोसाइटोसिस करती है उसको डिटेल में समझते हैं। तो फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा इनगल्फ किए जाते हैं, ठीक है, और उनको एलिमिनेट किया जाता है। अब फैगोसाइटोसिस दो तरीके की होती है, एक ऑप्सोनिन डिपेंडेंट और एक ऑप्सोनिन इंडिपेंडेंट। अब इसमें अब एक चीज आपको समझनी है, ऑप्सोनिन इंडिपेंडेंट क्या है और ऑप्सोनिन डिपेंडेंट क्या है। देखिए, ऑप्शनिन यानी ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन का मतलब होता है कि टू मेक टेस्टी, या अगर आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप ब्रेड आपको सूखा दे दिया जाए, ठीक है, और एक ब्रेड आपको जैम के साथ दिया जाए, तो आप पसंद करोगे जिसमें जैम लगा हो, ठीक है, या फिर ब्रेड में कुछ भी सॉस लगा दो, या फिर ब्रेड को चाय के साथ दे दो, मतलब किसी के साथ दिया जाए तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आपको सूखा ब्रेड दे दिया जाए तो वो लेस टेस्टी लगेगा। तो उसी तरीके से फैगोसाइटोसिस है कि आपको पैथोजन को इनगल्फ करना है। पैथोजन आपको सादा मिल जाए, ठीक है, तो आप उसको इनगल्फ कर लो। इनगल्फ करना मतलब फैगोसाइटिक सेल्स का काम है उसको खाना, ठीक है।
तो वो खाना उसका क्या है, खाना उसका पैथोजन है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया है या फिर कोई भी फंजाई है वो एंट्री कर रहा है, तो वो जो फैगोसाइटिक सेल्स है उसका जो खाना है वो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को खाना है इस फैगोसाइटिक सेल्स को, तो अगर उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल या रिसेप्टर बाइंड कर जाए तो वो उसको आसानी से खा सकते हैं। लेकिन अगर उस पर कुछ बाइंड ना कर जाए, नेकेड हो, ठीक है, सिर्फ उसके मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज करके उसको खाना है, तो वो उसके लिए उतना आसान नहीं होगा। तो आसान बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, ऑप्शनाइज किया जाता है, यानी कि दो प्रोसेस है, ऑप्शन डिपेंडेंट और ऑप्शन इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उसको ऑप्शनाइज किया जाएगा। ऑप्शनाइज करने के लिए क्या किया जाता है, एक तो पाथवे है कि कॉम्प्लीमेंट आके बाइंड कर जाए, किससे, उस पैथोजन पे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। दूसरा कि कोई भी एंटीबॉडी, जनरली आईजीजी, कोई भी आईजी आके उस पे बाइंड कर जाए, तो आईजीजी आके उस पे बाइंड कर जाए। तो इन दोनों के रिसेप्टर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रिसेप्टर CR1 और CR2, ये फैगोसाइटिक सेल्स के पास होते हैं। इसके अलावा आईजी रिसेप्टर यानी कि FC रीजन रिसेप्टर, वो भी फैगोसाइटिक सेल्स के पास होता है। तो ये दोनों जब इसके पास इससे बाइंड कर जाते हैं तो वो आसानी से उनको रिकॉग्नाइज करके इनगल्फ कर लेता है। तो ये क्लियर हुआ कि ऑप्शन डिपेंडेंट पाथवे में उसको क्या किया जाता है, उसको कोट किया जाता है। कोट करने का मतलब बैक्टीरिया को कॉम्प्लीमेंट या फिर आईजीपी मॉलिक्यूल से कोट किया जाता है, और ऑप्शन इंडिपेंडेंट पे वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करता है उसके मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन या लिपिड होती है उसके थ्रू वो उससे डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है, तो दो पाथवे हैं फैगोसाइटोसिस पे। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जब अटैच हो जाता है, अब वो अटैच किसी मेथड से हो सकता है, चाहे ऑप्शनिन से, चाहे ऑप्शनिन विदाउट ऑप्शनिन। अब आगे उसके बाद क्या होता है, देखिए, दिस इज द स्टेजेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो सबसे पहले जो फैगोसाइटिक मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा माइक्रोब की तरफ। तो मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट होगा बाय द सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होंगे, वो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो साइटोकाइंस हो सकते हैं, वो कीमोकाइंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो कीमोकाइंस, साइटोकाइंस या इंटरल्यूकिन यानी IL-1 IL-2, ये सारी चीजें, ये जो है ये क्या करते हैं, कीमोटैक्टिक फैक्टर की तरह काम करते हैं। ये मॉलिक्यूल फैगोसाइटिक सेल्स को माइक्रोब्स की तरफ मूवमेंट करवाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस का, मूवमेंट टुवर्ड्स द माइक्रोब। सेकंड इज अटैचमेंट। तो अटैचमेंट मैंने बताया या तो कॉम्प्लीमेंट और FC रिसेप्टर के थ्रू होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट और FC रिसेप्टर फैगोसाइटिक सेल्स के पास है, और कॉम्प्लीमेंट और IgG मॉलिक्यूल अगर उससे बाइंड कर जाए माइक्रोब के साथ तो वो आसानी से उसको रिकॉग्नाइज कर देता है। तो इसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो या तो ऑप्सनाइजेशन से हो जाए या फिर नॉन ऑप्शनाइजेशन, यानी कि मैनोज बाइंडिंग रिसेप्टर ऑलरेडी इसके ऊपर पास होता है फैगोसाइटिक सेल्स के पास, तो वो रिकॉग्नाइज कर देता है माइक्रोब के पास जो मैनोज होता है या लैक्टोज होता है, तो वो रिसेप्टर इसको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि नॉन ऑप्शनाइजेशन के थ्रू हो जाए। तो मूवमेंट हुआ, वहां पर पहुंचने के बाद अटैचमेंट हुआ। अटैचमेंट ऑप्शन इंडिपेंडेंट या ऑप्शन इंडिपेंडेंट हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनगल्फमेंट होता है, यानी कि अब वो इनगल्फ किया जाएगा। तो इनगल्फ करने के लिए क्या होता है, तो जो सरफेस है वो इन्वेजिनेट होगी। इन्वेजिनेट होने के बाद जो माइक्रोब है वो एक वैक्यूल में, मतलब उसके ऊपर सराउंडिंग में एक वेजाइकल बन जाती है जिसको फैगोसोम कहते हैं। ठीक है, अब ये फैगोसोम फिर फ्यूज होता है लाइसोसोम, क्योंकि हर एक तो फैगोसाइटिक सेल्स के पास लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के पास बहुत सारे
लाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन होता है फैगोसोम का विद लाइसोसोम, ये माइक्रोट्यूब्यूल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कि फ्यूज कराते हैं लाइसोसोम को फैगोसोम से। तो फ्यूजन के बाद ये बन जाता है फैगोलाइसोसोम। ओके, फिर फैगोलाइसोसोम के अंदर किलिंग होती है। किलिंग होती है किसकी? माइक्रोब। और वो किलिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग हो या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग हो। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते हैं। रेडिकल्स का मतलब सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे H2O2 बनता है। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं, रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे कि क्या होता है, ये जो H2O2 है या सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल है, वो डायरेक्टली डीएनए से बाइंड करते हैं और उसके बाद उसके डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं, जिससे सेल डिग्रेड हो जाती है। तो एक तो ये तरीके से किलिंग होती है, यानी ऑक्सीजन डिपेंडेंट। दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा होती है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब ये है कि वो कई सारे एंजाइम लाइसोसोम के पास होते हैं, उसका पीएच लो होता है, उस पीएच में हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और वो उसकी सेल्स को किल कर देते हैं, माइक्रोब को। तो आफ्टर किलिंग जो रेजिडुअल मटेरियल है वो फिर वापस से एक्सोसाइटोसिस से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब एक रेजिडुअल बॉडी बनती है, रेजिडुअल बॉडी के बाद फिर वो एक्सोसाइटोसिस से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। अब इसको अगर हम डायग्राम से समझे तो वो कुछ इस तरीके से डायग्राम है। खैर, डायग्राम से पहले हम समझते हैं कि जो रिसेप्टर होते हैं माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दीज आर द सम रिसेप्टर। इसको आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होने चाहिए। जैसे मैनोज रिसेप्टर है, टॉल लाइक रिसेप्टर है, स्कैवेंजर रिसेप्टर है, CD14 रिसेप्टर है। तो ये रिसेप्टर जो है इनका पर्टिकुलर फंक्शन है। ये फाइगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये साइटोकाइन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये बाइंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन के लिए। तो ये रिसेप्टर किसके पास होते हैं? ये रिसेप्टर होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स के पास, जो कि इन जो भी बैक्टीरिया है, यीस्ट है, उसकी सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट या लिपिड को रिकॉग्नाइज करते हैं, या यीस्ट या बैक्टीरिया जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड रखता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस तरीके से ये रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा एफसी रिसेप्टर। एफसी रिसेप्टर मैंने बताया कि ये भी फैगोसाइटिक सेल्स के पास होते हैं। तो ये एफसी रिसेप्टर आईजीजी से डायरेक्टली बाइंड करते हैं। ठीक है, अब जब हम आपको बताएंगे, जो आईजी मॉलिक्यूल होता है वो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो यहाँ पर डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं, इधर भी कई जगह जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये वाला, ये इसका एफसी रीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये एफसी रीजन आके बाइंड करता है सरफेस रिसेप्टर पे। ये सरफेस रिसेप्टर यहाँ पर, ये मान लीजिए कि ये मैक्रोफेज है। ठीक है, तो यहाँ पर एफसी रिसेप्टर होता है, ये जो सरफेस रिसेप्टर है ये एफसी रिसेप्टर है। तो जब भी कोई भी एंटीबॉडी बाइंड करती है पैथोजन से, तो दो जगह से बाइंड कर सकती है। अगर वो इंटैक्ट है तो दो पैथोजन डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक ही पैथोजन के पास दो जगह पे वो रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है, तो इस तरीके से डायरेक्टली बाइंड कर सकता है। तो वो बाइंड करने के बाद, यानी कि आईजीजी इंटैक्ट एंटीजन, वो आके फिर बाइंड करता है टारगेट सेल पे। यानी कि टारगेट सेल कौन सी है? फैगोसाइटिक सेल। तो फैगोसाइटिक सेल से आके बाइंड करता है। तो CD16, CD32 एंड CD64 ये आईजीजी एंटीजन रिसेप्टर है। ठीक है, जो CD89 है, इट इज ए IgA एंटीजन रिसेप्टर।
कि ये जो FC रीजन है ये IgA के FC रीजन से बाइंड करता है। ठीक है, तो बाकी तीनों जो भी 16 का दुगना 32, फिर इसका इसमें ऐड कर दो 16, तो सॉरी फिर ऐड कर दो 32, तो 64, यानी कि 16, 32 एंड 64 दे ऑल आर IgG बाइंडिंग रिसेप्टर। और CD89 इट इज ए IgA बाइंडिंग रिसेप्टर। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर मैंने बताया था कि जैसे FC रिसेप्टर होता है उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट का भी रिसेप्टर होता है, जैसे कि C3b। जो C3b है किसी भी पैथोजन से यहाँ पर C3b बाइंड कर जाता है। C3b एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। तो ये C3b इससे बाइंड कर गया और बाइंड करने के बाद इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, CR1। तो ये CR1 किसके पास है, ये फैगोसाइटिक सेल्स के पास है। तो CR1 इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इससे बाइंड करेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर भी फैगोसाइटिक सेल्स के पास होता है और वो फिर रिकॉग्नाइज करता है कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल को जो कि अटैच होता है पैथोजन के साथ और फिर उसको इनगल्फ करवाता है। इसके अलावा एडहेशन रिसेप्टर भी इनके पास होते हैं। एडहेशन रिसेप्टर का मतलब इंटीग्रिन है, सेलेक्टिन है। ये सारे इंटीग्रिन, सेलेक्टिन या इंट्रासेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल ये जनरली एक्टिवेट होते हैं जब कीमोटैक्टिक फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सपोज हो जाते हैं ये रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर फिर क्या करते हैं, एंडोथेलियल मूवमेंट करवाते हैं। जो भी ल्यूकोसाइट्स है वो एंडोथेलियल सेल्स से फिर वो जहाँ पे टिश्यू रप्चर होता है वहां पर पहुंचती है। तो पहुंचती कैसे है, आखिर उसको कोई धक्का थोड़ी दे रहा है या कोई उसको मार के भेज रहा है, ऐसा नहीं है। तो पहुंच रही है कैसे, रोलिंग सर्कल से। तो वो रोल कर रही है एंडोथेलियल सरफेस पे। और एंडोथेलियल सरफेस पे रोल कैसे कर रही है, क्योंकि उसके पास पैर है। उसके पैर क्या है, उसके पैर है एडहेशन रिसेप्टर। ओके, और वो एडहेशन रिसेप्टर क्या है, वो इंटीग्रिन या सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स है जिसके द्वारा वो जो है वो रोल कर रही है उस एंडोथेलियल सरफेस पे। और फिर जहां पर वो रप्चर होता है वहीं पर फिर वो क्या होती है, डायपिडेसिस के द्वारा, यानी एक्स्ट्रावेसेशन, यानी कि वहां से वो परमिएट कर जाती है और फिर उस टारगेट सेल पर, टारगेट जगह पे पहुंच जाती है। तो एडहेशन रिसेप्टर भी कई सारे वो भी फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा होते हैं जो कि एडहेशन में रिक्वायर होते हैं, यानी कि उसको रोलिंग में या उस जगह पर पहुंचाने के लिए रिक्वायर होता है। अभी हम दिखाएंगे डायग्राम में आपको उसको। इसके अलावा MHC मॉलिक्यूल भी फैगोसाइटिक सेल्स के पास होते हैं। कौन कौन से MHC, MHC1 एंड MHC2। जो MHC1 है जनरली वो T साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करता है, और जो MHC2 है ये T हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे चल के बताऊंगी जब MHC की बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये पता होना चाहिए कि फैगोसाइटिक सेल्स के पास इतने सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिसके द्वारा वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कर पाता है। ओके, तो नाउ अब फैगोसाइटोसिस में कीमोटैक्टिक फैक्टर का क्या काम है। तो देखिए ये फैगोसाइटोसिस हो रही है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो फैगोसाइटिक सेल्स है इसके पास देखिए LFA मॉलिक्यूल है। LFA मतलब कि लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन है। इसके अलावा इसके पास आईकैम है। आईकैम क्या है, आईकैम है इंट्रासेलुलर एडेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इंट्रासेलुलर एडेशन मॉलिक्यूल इस सरफेस पे होते हैं, किस पे, एंडोथेलियल वॉल पे होते हैं। और इस सरफेस पे जुड़ने के लिए इस इंट्रासेलुलर एडेशन के रिसेप्टर होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो जिससे कि ये इस पे रोटेट करे, तो इसके पास यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं इसके, और ये इसके ऊपर फिर रोल करता जाता है। अच्छा, अब ये यहाँ से यहाँ मूव क्यों कर रहा है, वो इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ से ये रिलीज हो रहा है, 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 और यहाँ से ये रिलीज हो रहा है। और ये है क्या, ये जो C5a है ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। C5a इट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। C5a इट इज ए
कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जा रहे हैं। क्यों एक्टिवेट हो जा रहे हैं? क्योंकि जो पैथोजन है वो एंट्री कर गया यहाँ पर, जो पैथोजन है वो आ चुका है, या फिर टिश्यू रप्चर हुआ होगा। ठीक है, तो टिश्यू रप्चर हुआ जिसके कारण ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थे वो एक्टिवेट हो गए। वो एक्टिवेट हुए तो ये फिर कहाँ पहुंचे? ये पहुंचे इन फैगोसाइटिक सेल्स के पास। इसके अलावा जो मैक्रोफेज है, अगर इसने पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये क्या करेगा? ये फिर साइटोकाइंस रिलीज करेगा, जैसे कि IL-8 है, IL-1 है। तो ये साइटोकाइंस भी कीमोटैक्टिक फैक्टर की तरह काम करेंगे। या फिर ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स है यानी कि न्यूट्रोफिल्स है, ये फिर ल्यूकोट्राइंस, ये भी कीमोटैक्टिक फैक्टर है, ये रिलीज करेगा, जिससे कि ये एक्टिवेट होंगे। तो जब ये एक्टिवेट हुए तो इन्होंने रोल करना शुरू किया, यानी कि जो फैगोसाइटिक सेल्स है ये रोल की एंडोथेलियल वॉल पे, और फिर जो टारगेट एरिया है वहां पर एक्स्ट्रावेसेशन हुआ, यानी कि अब ये यहाँ से ये जो सरफेस है इससे मूव कर जाएंगे टारगेट एरिया में। इस मूवमेंट को कहते हैं डाइपेडेसिस या फिर एक्स्ट्रावेसेशन। यानी कि अगर ये एंडोथेलियल वॉल से मूव कर रहे हैं आउटसाइड तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइपेडेसिस। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपेडेसिस हुई। डाइपेडेसिस के बाद फिर ये मैक्रोफेजेस यहाँ पहुंचे, और ये पहुंचने के बाद ये इससे बाइंड किए होंगे। ठीक है, बाइंड करने का कुछ भी प्रोसेस हो सकता है कि वो मैनोज रिसेप्टर या फिर टॉल लाइक रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड किए हो, या हो सकता है कि यहाँ पर FC रिसेप्टर से बाइंड किए हो, या फिर कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर के थ्रू बाइंड किए हो। तो इतना प्रोसेस यहाँ पर आपको शो हो रहा है, और कीमोटैक्टिक फैक्टर का क्या काम है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या होता है? अब कौन कौन से कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं? तो देयर इज बैक्टीरिया जो है वो रिलीज करता है F-MET प्रोटीन। ठीक है, कोई मैथ्योनिन पेप्टाइड्स वो रिलीज करता होगा। सीरम वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करता है, यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वो रिलीज होता है। मैक्रोफेजेस वो साइटोकाइंस रिलीज करता है, जैसे कि IL-8। न्यूट्रोफिल्स वो ल्यूकोट्राइंस रिलीज करता है, जैसे कि ल्यूकोट्राइंस B4। तो ये सारे प्रोटीन्स कीमोटैक्टिक फैक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि कैसे ये जुड़ रहे थे। तो जुड़ने का प्रोसेस क्या था? एक तो ऑप्शनल डिपेंडेंट और ऑप्शनल इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शनल डिपेंडेंट वाला केस देखते हैं, यानी कि IG FC रिसेप्टर के द्वारा या फिर कॉम्प्लीमेंट यानी कि C3 CR3 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर के द्वारा। तो जो भी पैथोजन है, देखिए दिस इज अ पैथोजन, ये पैथोजन किसी एंटीबॉडी से बाइंड किया यानी कि IgG मॉलिक्यूल से बाइंड किया, या फिर ये किसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से बाइंड किया, और इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का रिसेप्टर इस मैक्रोफेज के पास है। इस IgG सर ये फिगर एक बार फिर से बता दीजिए, ओके, फिर से बताते हैं। वॉइस नहीं आ रही थी। देखिए, मैंने बताया था कि जो फैगोसाइटोसिस है वो दो तरीके की है, यानी कि ऑप्शनल डिपेंडेंट एंड ऑप्शनल इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शनल डिपेंडेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शनल डिपेंडेंट का मतलब या तो फिर वो IgG रिसेप्टर के थ्रू हो रहा हो, या फिर C3b रिसेप्टर के थ्रू हो रहा हो। यानी कि रिसेप्टर कौन है? FC रिसेप्टर, और C3b के लिए CR3 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर। ठीक है, तो ये दोनों रिसेप्टर इस फैगोसाइटिक सेल्स के पास है। फैगोसाइटिक सेल्स है क्या? तो फैगोसाइटिक सेल्स है मैक्रोफेज। फॉर एग्जांपल वो न्यूट्रोफिल्स भी हो सकती है, मोनोसाइट भी हो सकती है, लेकिन जो फिगर है उसको हम डिटेल में समझ रहे हैं। तो फिगर के अकॉर्डिंग ये मैक्रोफेज है, जो फैगोसाइटिक सेल्स है जिसको इनगल्फ करना है इस एंटीजन पे। ये है एंटीजन। ठीक है, इस एंटीजन से जब ये एंटीजन एंट्री किया होगा तो एंटीबॉडी रिलीज होगी, यानी कि IgG वो आके यहाँ पे बाइंड कर किया होगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल भी इनसे बाइंड किए होंगे, यानी कि C3b। तो ये दोनों इससे बाइंड किए, यानी कि अब ये ऑप्शनाइज हो गया।
यानी कि अब और ये इजिली आसानी से इससे जुड़ सकता है, क्योंकि जो आईजी मॉलिक्यूल है उसका रिसेप्टर इसके पास है फैगोसाइटिक सेल्स यानी कि एफसी रिसेप्टर, तो आईजीजी जुड़ जाएगा एफसी रिसेप्टर से। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट का रिसेप्टर सीआर, तो ये रिसेप्टर भी फैगोसाइटिक सेल्स के पास है, तो C3b रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्शनल डिपेंडेंट प्रोसेस, या फिर इसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन यानी कोटिंग ऑफ पार्टिकल टू इंप्रूव डाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। अब ये जुड़ गया, जुड़ने के बाद क्या हुआ, वो इनगल्फ किया यानी इन्वेजिनेशन हुआ होगा, वेजाइकल फॉर्मेशन हुआ होगा, उस वेजाइकल के अंदर एक बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी होगा वो अंदर आ गया है। अब अंदर आने के बाद इससे किलिंग होती है। अब किलिंग होगी तो किलिंग के लिए क्या होगा कि सबसे पहले लाइसोसोम का फ्यूजन होगा। ये पैथोजन है, ठीक है, दिस इज अ पैथोजन। तो अब इस पैथोजन से ये लाइसोसोम आके बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये लाइसोसोम, अब इसको पैथोजन नहीं कहेंगे, पैथोजन तो मान लीजिए ये होगा पैथोजन, ठीक है, ये होगा फैगोसोम, ठीक है। तो ये लाइसोसोम आके इससे जुड़ेगा तो ये बना लेगा फैगोलाइसोसोम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बहुत, जो जूलॉजी पढ़े होंगे उसको तो आसानी से उनको समझ में आ रहा होगा कि जब वो इनगल्फ करता है तो फैगोसोम बनता है, और फैगोसोम के बाद ये फिर फैगोलाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है जब वो लाइसोसोम से फ्यूज हो जाता है। तो फैगोलाइसोसोम बन गया जब वो लाइसोसोम से फ्यूज हो। अब लाइसोसोम दो तरीके से किलिंग करता है, या तो वो अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करे, यानी कि ये प्रोसेस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, लाइसोजाइम रिलीज होते हैं, लैक्टोफेरिन रिलीज होते हैं, कैटायनिक प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं, मतलब लाइसिस करते हैं। लाइसिस के बाद इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाए, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ जाए। ऑक्सीजन बढ़ने का मतलब ये है कि वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करे, यानी कि H2O2 प्रोड्यूस करे, सुपर ऑक्साइड एनायन प्रोड्यूस करे, या फिर ऑक्सीजन सिंगलेट ऑक्सीजन रिलीज करे, या हाइड्रोक्साइड रेडिकल रिलीज करे, या फिर हाइपोक्लोराइड रिलीज करे। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली इसके डीएनए से बाइंड करके इसके डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं। यानी कि फिर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल शुरू हो जाता है, जिससे कि ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और डिग्रेड हो जाता है। तो दो तरीके से किलिंग हो रही है, एक तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। तो इस प्रोसेस से फाइनली जो पैथोजन है वो डिग्रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट, तो इस तरीके से फैगोसाइटोसिस होती है। तो फैगोसाइटोसिस कैसे हो रही है ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फैगोसाइटोसिस कौन कर रहा है ये भी आपको बता दिया गया। तो यानी कि फैगोसाइटिक सेल्स जो है वो फैगोसाइटोसिस कर रही है। और फैगोसाइटिक सेल्स है कौन कौन सी, वो है मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ये तीन सेल्स की बात हो गई। अब बात होगी अदर सेल्स की, जो कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, तो वो है नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स इज आल्सो जस्ट लाइक अ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स काम करती है, सेम नेचुरल किलर सेल्स भी काम करती है। इट इज आल्सो अ लिम्फोसाइट्स। जैसे लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स है, वैसे टी लिम्फोसाइट्स है, वैसे ही नेचुरल किलर सेल्स इज ए लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट। बट ये कैसी है, ये ग्रेनुलर टाइप की है, क्योंकि इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं। ओके, तो अब जो नेचुरल किलर सेल्स है ये काम कैसे करती है, वो काम करती है, इनके पास सरफेस रिसेप्टर होते हैं। सरफेस रिसेप्टर का मतलब कि इनके पास भी एफसी रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा इनके पास किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर और किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं। अगर पैथोजन रिलीज हुआ
सॉरी पैथोजन एंट्री कर गया या इन्फेक्शन हो गया तो किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, अदरवाइज वो किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर वो रहते हैं। तो ये रिसेप्टर होते हैं जो कि नेचुरल किलर सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब ये जो किलर सेल्स हैं ये जनरली मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो गया या पैथोजन एंट्री कर गया तो जो किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्ट्रेस रिलेटेड मॉलिक्यूल को, ठीक है। स्ट्रेस रिलेटेड मॉलिक्यूल का मतलब ये कि वो कोई सेल्फ सेल होगी आपकी, ठीक है, वो सेल्फ सेल होगी लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी कि वो अनहेल्दी या एबनॉर्मल होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस सेल्स में इन्फेक्शन होगा, यानी कि वायरस एंट्री कर गया होगा या कोई पैथोजन एंट्री कर गया होगा जिसके कारण वो सेल स्ट्रेस सेल की तरह दिख रही होगी। तो ये स्ट्रेस सेल है मान लीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो जब इन्फेक्टेड है तो ये क्या शो करती है? ये शो करती है MSC क्लास 1 को। तो MSC क्लास 1 को तो टी सेल जो टी साइटोटॉक्सिक